नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज देश में जिस तरह की आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं, पुलिस की जिम्मेदारी, उसकी भूमिका और उसके कार्य के महत्व और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। संविधान के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिए केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस बल की शक्ति का आधार जनता का उसमें विश्वास है, और यदि यह नहीं तो समाज के लिए घातक है। पुलिस में सुधार ही वह कुंजी है जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है, जिनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि चर्चा में क्यों है, और भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता क्यों है, और भारत में पुलिस प्रणाली से संबंधित मुद्दे वो क्या हैं, और अंत में जानने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान पुलिस बलों में सुधारों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा है कि एक प्रगतिशील व आधुनिक भारत में एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इन्होंने कहा है कि साइबर अपराध हो, आर्थिक अपराध हो तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत किया जाना आवश्यक है। अर्थात पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय ने स्मार्ट पुलिसिंग पर बल दिया है और ये कहा है कि ये विकल्पता नहीं, अनिवार्यता है। तो अब यह चर्चा का बिंदु है कि भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले देखा जाए, यदि भारत को एक महान शक्ति के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करना है तो यह बेहद आवश्यक है कि पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन हो और उसका आधुनिकीकरण किया जाए, ठीक वैसे जैसे पश्चिमी देशों में है। देश की औपनिवेशिक पुलिस संरचना को लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हुए इसे एक प्रगतिशील आधुनिक शक्ति में बदलने के लिए पुलिस सुधारों की आवश्यकता है। पुलिस राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण का भी शिकार है, और अगर आप परिचित हैं वोहरा समिति से, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसने भी इस बात पर बल दिया था। आप दैनिक जीवन में भी इस बात से परिचित होंगे। अगर आपको पुलिस स्टेशन में कोई काम है तो वहाँ ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर के जो नेता होते हैं उनकी बहुत चलती है, और जेल में बैठे बैठे ही गैंगस्टर बाहर कत्लेआम मचाते हैं। तो ये दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि पुलिस राजनीतिकरण का और अपराधीकरण का शिकार है। पुलिस वो व्यवस्था है जिसका जुड़ाव जन सामान्य से सर्वाधिक होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस फ्रेंडली हो। पुलिस संस्था को लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है, और इसलिए आवश्यक है कि भारत में पुलिस सुधार हो। और जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये भय के सिद्धांत पर कार्य करती है। अंग्रेजों द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी ताकि भारतीयों में भय को व्याप्त किया जा सके, पर ये उसी सिद्धांत पर अब तक कार्य कर रही है, जबकि इसे फ्रेंडली होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से पुलिस तक पहुंच सके और बिना किसी डर के अपनी बात को रख सके। भारत में पुलिस प्रणाली से संबंधित अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि भारत की पुलिस व्यवस्था में आज भी औपनिवेशिक कानून लागू हैं। इन कानूनों को कभी ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, और इनका उद्देश्य यही था कि भारतीयों में भय व्याप्त किया जा सके। इसलिए वहाँ पुलिस व्यवस्था शासन केंद्रित थी, जबकि इसे जन केंद्रित होना चाहिए। तो ये पहला मुद्दा है जो सुधार की मांग करता है। वहीं भारत की पुलिस व्यवस्था में मानव संसाधन की कमी है और मामलों का बोझ बहुत ज़्यादा है। 2016 में 1 लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिसकर्मी होने थे, जबकि उनकी वास्तव में संख्या 137 ही थी। यूएन के मानक ये बोलते हैं कि 1 लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिसकर्मी होनी चाहिए, जबकि इनकी संख्या वास्तव में बहुत कम है। इसके अलावा व्यापक पैमाने पर पद खाली पड़े हुए हैं और पुलिस बल पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
आप ये देखिए कि जब किसी मामले में एफआईआर होती है, वैसे तो भारतीय पुलिस व्यवस्था में एफआईआर कराना बहुत मुश्किल काम है, पर यदि हो गई तो पुलिस पर प्रेशर बढ़ जाता है। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होता है और उस 180 दिन में जांच अधिकारी की मानसिक स्थिति बेहद दबाव में होती है, क्योंकि कार्य करने वाले लोगों की कमी है। पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को अभी भी लागू नहीं किया जा सका है। हालांकि ये बात अलग है कि जैसे जैसे अपराध की प्रकृति बदल रही है, साइबर क्राइम आ रहा है, तो साइबर स्टेशन बना दिए गए हैं, अपडेट की जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में इजाफा भी किया गया है। इनके अलावा एक मुद्दा है पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें, कस्टोडियल डेथ जिसे कहा जाता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर यह देखा जाता है कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में यातना के फलस्वरूप लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बसु बनाम भारत संघ 1996 के मामले में एक दिशा निर्देश जारी किया था और ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन्हें पुलिस स्टेशन में एक दीवार पर लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ सख्त आदेश दिए गए थे कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो वहाँ पुलिस को ही हर्जाना देना होगा और इसके अलावा कैदी के अनेक अधिकारों की भी एक सूची निर्धारित की थी। वो सब जगह लिखी हुई है, पर इसको कोई मानता ही नहीं है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो मुद्दा है जिस वजह से आज पुलिस सुधारों की मांग की जा रही है। आधुनिक पुलिसिंग के लिए मजबूत संचार सहायता, आधुनिक हथियार और उच्च स्तर की गतिशीलता की आवश्यकता है, जिसका भारत में अभाव है और इसके लिए केवल सरकार ही नहीं, स्वयं व्यवस्था भी जिम्मेदार है। देश में पुलिस प्रणाली के लिए आवंटित फंड का पूर्ण इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। आप देखिए, जब निर्भया फंड स्थापित किया गया था, इस निर्भया फंड का प्रयोग आज तक पूरी तरह नहीं किया जा सका है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में पुलिस जो टॉर्चर करती है उसके खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हालांकि भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर पर हस्ताक्षर किए गए हैं और जिसके तहत ये भारत ने स्वीकार किया है कि वो इस संबंध में एक स्पष्ट कानून लाएगा, परंतु अभी तक विधायिका द्वारा यातना के खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात जिनकी वजह से ये मांग बार बार उठती है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार हो, भारत में राजनीतिक नेताओं के दखल के कारण पुलिस अधिकारियों को अपना काम करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उच्च पद पर आसीन पुलिस अधिकारियों के लिए कोई न्यूनतम कार्यकाल की भी सुरक्षा नहीं है। कई बार कुछ ऐसे राजनीतिक पद होते हैं जिनके आदेश को यदि नहीं माना जाए तो संबंधित उच्च अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इन सब के अलावा एक मुद्दा ये भी है कि पुलिसकर्मी खराब और दयनीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। जैसे निचली रैंक के पुलिसकर्मियों को अक्सर उनके वरिष्ठ अधिकारी मौखिक रूप से धमका देते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये आप भी देखेंगे। वो अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था में छुट्टी एक आकाश कुसुम मांगने जैसी स्थिति है और यही वजह है कि पुलिसकर्मी चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप बात करेंगे, हमेशा गुस्से से ही जवाब देते हैं। तो इनकी जो ऑफिसर्स के साथ ट्यूनिंग है, उनसे जो सोशल रिलेशन है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के मामले में कि पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि इसका कार्य जो रक्षा करना है, जो देखभाल करना है, वो बना रहे। और 7 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से पहला है राज्य सरकार पुलिस व अनुचित प्रभाव या दबाव का प्रयोग न करे, इसके लिए एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पुलिस के जांच संबंधी और कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग अलग किया जाना चाहिए और इसके लिए थाने में ही एक जो है लीगल एडवाइज़र अपॉइंट होना चाहिए। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस के तबादलों, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों को निर्धारित करने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड PEB की स्थापना होनी चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक से ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए एक राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण अर्थात पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए संघ स्तर पर
एक सुरक्षा आयोग अर्थात नेशनल सिक्योरिटी कमीशन NSC का गठन किया जाना चाहिए और इनके प्रमुखों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। DGP की नियुक्ति UPSC द्वारा 3 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। SHO, SP, DIG और IG का जो कार्यकाल है वो एक स्थान पर न्यूनतम 2 वर्ष के लिए होना चाहिए ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों को, जो अपने आप में विधि का रूप ही है, अभी तक राजनीतिक गतिहीनता के चलते लागू नहीं किया जा सका है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि भारत में पुलिस सुधारों की क्यों आवश्यकता है, क्या क्या चर्चित मुद्दे हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने इन पर क्या स्टैंड लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।